हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एरा ऑफ फिजिक्स पर। और आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने लास्ट पार्ट पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने बेसिक डिस्कशन उसके बारे में कर चुके थे, उसकी यूनिट के बारे में पढ़ चुके थे, फोर्स के बारे में पढ़ चुके थे। दो चार्जेस के बीच में जब कोई मीडियम आ जाता है तो मीडियम से किस प्रकार अफेक्टेड होता है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, मीडियम के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कि चार्जेज की जो परमिबिलिटी होती है वैक्यूम की क्या होती है और मीडियम की क्या होती है। ठीक है। और फिर एक बोला जाता है कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, वो भी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो फंडामेंटल फोर्सेज जो होते हैं, फंडामेंटल फोर्स जो होते हैं, जैसे हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, वीक फोर्स हो गया, उनमें किस प्रकार से क्या रिलेशन है और क्या क्या वो होते हैं, उनकी क्या रेंज होती है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको पसंद आए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि कल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कूलम्ब फोर्स, लिखा था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को हमने उसमें लिखा था, क्या लिखा था भाई, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या लिखा था भाई, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, हमने उसको लिखा था। लेकिन मैं बात करूं कि यहां पे तो क्या कंडीशन थी, यहां पे कंडीशन क्या थी कि भाई वो जो चार्जेज हैं वो कहां पे रखे हुए हैं, वो जब वैक्यूम में रखे हुए हैं, उन दो चार्जेस के बीच में, मान लो यहां पे कोई चार्ज रखा है Q1 और यहां से R डिस्टेंस के ऊपर कोई चार्ज रखा है Q2 और दोनों के दोनों वैक्यूम में प्रेजेंट है, तब तो हमारे पास जो कूलम्ब फोर्स लग रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, इसको बोला जाता परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है। लेकिन जब हम इनके बीच में क्या रख दें भाई, कोई मीडियम रख दें, क्या रख दें, कोई मीडियम रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, एप्सिलॉन आर होगा। क्या होगा भाई, एप्सिलॉन आर होगा। इसको क्या बोलते हैं भाई, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है एंड रिलेटिव परमिटिविटी भी इसको हम बोल सकते हैं। क्या कर दिया भाई, इन दोनों के बीच में कोई मीडियम सेट कर दिया, कोई मीडियम रख दिया। अब मीडियम हर चीज का होता है, कोई भी दो चीज हो चाहे उनका मीडियम जरूर होगा। अगर वो वैक्यूम की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है भाई, मीडिएटर जरूरी है, तो मीडिएटर आ गए इन दोनों में एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन आर है ये आते ही फोर्स हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, ये रखने के बाद जो फोर्स हुआ हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है वो भी यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा, और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमारे पास उस कंडीशन में आ जाएगा फोर्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, फोर्स आ जाएगा उस कंडीशन में। चलिए और थोड़ा सा डिस्कशन इसमें और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं भाई, क्या क्या लिख दिया मैंने, ये मीडियम का फोर्स है। किसका फोर्स है भाई, मीडियम का फोर्स है। मीडियम का फोर्स जैसे मैंने लिखा, तो मीडियम का फोर्स में से इसको ये भी लिख सकता हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहां पे मैंने नोट भी हटा दिया, आर भी हटा दिया, दोनों की जगह पे मैंने लिख दिया ओनली एप्सिलॉन। Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये क्या हुआ भाई, फोर्स हुआ मीडियम का। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन आया था ना, देखो यहाँ पे तो नोट लगा हुआ था, हमने लिखा था वैक्यूम की। ठीक है भाई, तो यहाँ पे नोट को हटा दूं, मैं ओनली एप्सिलॉन की बात करूं, तो ये लिखा जाएगा परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसकी है भाई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जैसे ही हम कोई मीडियम रखते हैं दोनों चार्जेस के बीच में, तब जो फोर्स हो जाता है वो हमारे पास ये हो जाता है। तो यहां से एक रिलेशन निकल कर आया हमारे पास। क्या रिलेशन आया भाई, क्या रिलेशन आया बच्चों, रिलेशन आया हमारे पास कि एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये इन तीनों में रिलेशन होता है।
क्या रिलेशन होगा भाई, एप्सिलॉन जो है इक्वल होता है किसके, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर के प्रोडक्ट के इक्वल। इसको क्या बोला जाता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको क्या बोला जाता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर एयर। ठीक है भाई, इसको क्या बोला जाता है, परमिटिविटी, सॉरी हाँ रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है। हिंदी में बोले तो इसको पैरावैद्युतांक जिसको बोलते हैं वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मीडियम जो पुट कर देता है ना तो वहां से क्वेश्चन कैसे पुट अप करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इतना अगर आपने लिख लिया हो तो चलो और थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इधर का दिख रहा है भाई बच्चों, ये दिख रहा है, ठीक है। चलो भाई यहां पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि मैंने कहा कि भाई यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा है मैंने एप्सिलॉन आर, दो चीजें लिखूंगा मैं, दो चीजें लिखूंगा मैं, एयर या फिर लिखूंगा मैं वैक्यूम। क्या लिखूंगा, एयर या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है भाई, एक होती है। वैक्यूम के लिए तो एग्जैक्ट एक होती है, ठीक है ना, लेकिन एयर के लिए भी कितनी होती है, 0.000 सॉरी 1.0000001 इतनी लगभग होती है। इसको हम क्या ले लेते हैं, एक ही ले लेते हैं। तो दोनों के लिए मैं क्या लिखूंगा भाई, एयर एंड वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक हो गई। फिर इसकी वैल्यू की मैं बात करूंगा किसके लिए भाई, मेटल के लिए। किसके लिए भाई, मेटल्स के लिए। बात आ रही समझ में, कोई भी मेटल हो चाहे कोई भी मेटल हो, मेटल के लिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, इन्फिनिटी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, इन्फिनिटी हो जाएगी। बात आ रही समझ में, मेटल्स के लिए इनकी वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अभी मैं पूछता हूं आपसे। क्वेश्चन क्या है भाई कि दो चार्जेज है, दोनों चार्जेज के बीच में हमने कोई कॉपर प्लेट रख दी। क्या रख दी भाई, कॉपर प्लेट रख दी। चार्जेज के बीच में कॉपर प्लेट रखने से पहले वो रखे थे किसमें, वैक्यूम में। और कॉपर प्लेट रखने के बाद उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा, कितना होगा। देखो ये कंडीशन थी, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है यहाँ पे आपके पास Q2। Q1 एंड Q2 दो चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं। तो दोनों चार्जेस पहले किसमें थे भाई, वैक्यूम में थे। किसमें थे, वैक्यूम में थे। बात आ रही समझ में, लेकिन अब मैंने रख दी दोनों के बीच में कॉपर प्लेट, ये अड़चन आ गई दोनों के बीच में। अब देखो मेरी बात सुनो, इन दोनों में भाई बहुत प्रेम था, ठीक है। अब ये कोई तीसरा आ गया जिसने क्या कर दी, समस्या उत्पन्न कर दी। क्या कर दी भाई, समस्या उत्पन्न कर दी। अब मेरे को ये बताओ कि जैसे ही कोई समस्या उत्पन्न करने वाला आ जाता है, जैसे प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई तीसरा बीच में आ जाता है तो इन दोनों के बीच में खटपट होगी या नहीं होगी, और धीरे धीरे इनका रिलेशन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मतलब बात कहां पे आई, तो जैसे इन दोनों के बीच में कोई मीडियम आया, और वो मीडियम भी कैसा भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है। मेटल आ गई, कोई क्या आ गई भाई, मेटल आ गई। तो जैसे मेटल आई तो फोर्स जीरो, जैसे ही मेटल आ जाएगी फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रिलेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। कैसे एक्सप्लेन करते हैं अभी देखो, कोई दिल पे ना लेना भाई किसी भी प्रकार से, ठीक है। वैसे ले भी लोगे तो मेरा क्या जाएगा। चलो देखो बात करते हैं। मैंने क्या कहा कि जैसे मीडियम पुट कर देते हैं तब हमारे पास फोर्स हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स हो जाता है, ठीक है। हो गया भाई फोर्स। मैंने आपको एक चीज कही है कि भाई मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है, बहुत पावर होती है। अच्छा तो F इज इक्वल टू, मीडियम की बात करें, ठीक है, मीडियम की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से मेरे कोई मतलब भी नहीं, इसकी वैल्यू के बारे में, इसके डायमेंशंस के बारे में, ठीक है ना, मैं पहले बात कर चुका हूं। इसकी यूनिट भी मैं आपको बता चुका हूं, अगर वो आपने याद नहीं रखी तो पछताओगे। वो पछताने वाला सॉन्ग क्या था, याद नहीं आ रहा, सुनो। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी पुट की भाई, इन्फिनिटी पुट की, और ये Q1 और Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब बच्चों ये बताओ कि किसी भी वैल्यू में जब इन्फिनिटी का भाग देते हैं, अनंत का भाग देते हैं, तो कितना आता है, जीरो। कितना आता भाई, जीरो आता है। अब ये भी कोई बच्चों को नहीं पता हो तो इस बात की भी जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं। तो यहाँ पे Fm जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो ये इस तरीके से हुआ कि मेटल रख देना है, चाहे कोई भी रखो, कॉपर रखो, आयरन रखो, एल्यूमिनियम रखो, सिल्वर रखो, गोल्ड रखो, कोई भी मेटल रखो, फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा,
और आगे बढ़ते हैं भाई। मैं यहां पे दो टर्म्स लिख रहा हूं, मैंने एक लिखा मैंने एप्सिलॉन नॉट, एक लिखा मैंने म्यू नॉट। क्या लिखा भाई? एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। यहां पे बोला जाता है इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बात आ रही? यहां पे बोला जाएगा इसको मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम की परमिबिलिटी बोला जाएगा। अब दोनों का रिलेशन एक और आता है भाई, एक और भाग के आ गया हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है भाई, ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक है भाई, चलो अब इन तीनों के रिलेशन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं भाई? तीनों के रिलेशंस की बात करते हैं। रिलेशन इन तीनों के बीच में क्या बनाना है। अब देखो, एक चीज याद रखना, क्या होता है हमेशा मैटर में, एक होता है भाई दुल्हन वाले, एक होता है दूल्हा, एक होती है दुल्हन, और उसमें दोनों में सबसे बड़ा रोल, दोनों को मिलाने में, दोनों को एक करने में सबसे बड़ा रोल होता है मीडिएटर का। किसका होता है? मीडिएटर का। अब यहाँ पे दुल्हन दूल्हा कोई भी हो, मैं इनको स्पेसिफिक नाम तो नहीं दे रहा, लेकिन दोनों को मिलाने वाला है एक सी, जिसको बोला जाता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोनों का जो रिलेशन होगा वो हमारे पास चल के आएगा भाई, ये आएगा C इज इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। क्या आएगा भाई? म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, और इसके रूट लग जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, इनकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगी भाई? 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एक बात और बताओ, मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, यूनिट की बात करूं, आपको ये बोल दिया जाए कि 1 में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की यूनिट बताओ, क्या बताओगे? क्या बताने के लिए? अब बहुत कुछ है भाई। क्या आ जाएगी? यूनिट तो आ जाएगी इसकी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायमेंशन की बात करेगा तो L1 और T-1, डायमेंशन की बात करेगा तो M1 सॉरी L1 और T-1। अच्छा, आपसे ये पूछ ले कि म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की बताओ रूट, एक को ऊपर ले गया, एक को ऊपर ले गया, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई? यूनिट क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगा इसका, मीटर इनवर्स इंटू में सेकेंड, मीटर इनवर्स इंटू में सेकेंड। अच्छा, डायमेंशन क्या आ जाएगी? L-1 T1। बात आ रही समझ में? बात आ रही भाई समझ में? ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, यह मतलब ये ठीक है भाई बच्चों, ये हो गया हमारे पास म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे मीटर इनवर्स इंटू में सेकेंड L-1 और T1। यहां तक आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब हो जाए एक बड़ी ऐसी शायरी आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए, कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। क्या बोला भाई? आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, किश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। लास्ट बात सुनना ध्यान से, कि पत्थर मुझे कहते हैं मेरे चाहने वाले, कि पत्थर मुझे कहते हैं मेरे चाहने वाले, मैं मोम हूं उन्होंने कभी छू कर नहीं देखा। ठीक है भाई, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है। चलिए अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं हम अपने लेक्चर में। ठीक है भाई, चलिए। अरे भाई, किसी को समझ में नहीं आए ना तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। ठीक है भाई, और कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं आप ये चाहते हैं कि भाई हमको वीडियो में ये चीज भी प्रोवाइड करवाई दी जाए, तो वो भी करवा दी जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई सॉन्ग वगैरह की इच्छा हो तो वो भी पूरी करेंगे, नो टेंशन, अच्छे से। ठीक है, पढ़ना है बस आपको। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं हम।
आगे की बात ये है कि भाई दो चार्ज रखे हैं, उनके बीच में Q1 और ये चार्ज है Q2, उनके बीच में मीडियम रख दिया भाई, इन्होंने मीडियम रख दिया कितना K, जिसकी थिकनेस है कितनी T, कितनी है भाई थिकनेस कितनी है T। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जब ये थिकनेस और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी यहां से यहां तक की R है, तो जब फोर्स लगेगा ना, जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R माइनस T प्लस T रूट के, सॉरी T रूट के, क्या आएगा भाई यहाँ पे T रूट के का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद रखना, ज्यादा मैटर इसका याद रखना है नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आपको वैल्यू दी जाए ना कि भाई थिकनेस ये दी जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया आपको, है ना, और डायरेक्ट आपको क्या पूछेगा, वैल्यू पूछेगा कि फोर्स कितना लग रहा उन दोनों के बीच में, तब आपको इस फॉर्मूले को काम में लेना है बस, और ज्यादा मैटर इसका याद रखना नहीं, ठीक है ना। वो बात सीधी सी बच्चों की, सफलता इतनी खामोशी से करो कि, उल्टा बोल गया मैं कि प्रयास इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है भाई, प्रयास इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। चलिए अब बातें करते हैं हम कंपैरिजन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज, कंपैरिजन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में हम डिस्कशन करते हैं अब यहाँ पे। ठीक है भाई, तो फंडामेंटल फोर्स के बारे में सबसे पहले बात करूंगा मैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करूंगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली होता क्या है, दो मास के बीच में लगता है। कोई भी दो मास होते हैं, ये m1 हो गया और ये क्या हो गया आपके पास, ये m2 हो गया, दोनों के बीच में फोर्स लगता है, उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली बात सुन लो, इसके मैं ओनली कंपैरिजन बताऊंगा, याद रखना। फॉर्मूला होगा हमारे पास F = Gm1 अपॉन में R स्क्वायर, Gm1m2 अपॉन में R स्क्वायर। दूसरी बात क्या है, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर होती है इसकी। कैसी नेचर होती है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, हमेशा कभी भी रिपल नहीं होगा। तीसरी बात क्या होती है भाई, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही लागू होता है, लॉन्ग रेंज के लिए ही अप्लाई होता है भाई। ये कितने के लिए भाई, लॉन्ग रेंज के लिए। बहुत सारे जैसे हम देखेंगे प्लैनेट्स होते हैं, है ना, अर्थ होता है और सन होता है, उसके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कोई भी दो प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स के अंदर, है ना, सोलर सिस्टम में, तो उनमें प्लैनेट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन की इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है भाई, इसकी बात करें कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसकी बात करें किसनी भाई, रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी होती है इसकी, 1 होती है। ये हमने बात कर ली ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है भाई, हाँ, दूसरी एक बात और याद रखना कि ये जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है भाई, कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है। एक डिस्कशन और सुन लो इसके बारे में कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है, ओबे करता है, उसको पालना करता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की पालना करता है भाई, कौन से की, थर्ड लॉ की, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की पालना करता है भाई, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन की पालना करता है। दूसरी बात याद रखेंगे कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स है। चलिए दूसरे फोर्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा डिस्कशन हम यहां पे करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। कौन सा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास इसका, फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, इसका फॉर्मूला हमारे पास है F = इसके बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं कंटिन्यू इतनी देर से, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दूसरी बात, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। क्या होती है भाई, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, दोनों प्रकार की नेचर इसकी हो सकती है। ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का भी हो सकता है और रिपल्सिव प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। ठीक है भाई,
अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, दोनों टाइप की इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बात करते हैं इसकी रेंज क्या होती है। अच्छा एक चीज और देख लो कि ये भी एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, उसकी पालना करता है। तीसरी बात ये क्या होता है भाई, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये भी क्या है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स है, हिंदी में बोले तो संरक्षी बल है भाई, ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आगे की डिस्कशन इसकी करें कि इसकी रेंज क्या होती है भाई, ये रेंज होती है लॉन्ग होती है, लॉन्ग होती है बट अप टू फ्यू किलोमीटर, कुछ किलोमीटर तक की ही इसकी रेंज होती है, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा दूर तक ये अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिर लास्ट पॉइंट इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 10 टू पावर 37 इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है। ये मैंने बात कर दिया आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बता दिया है। कितना बता दिया भाई, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है भाई, चलिए और आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आप अपनी 11th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है भाई, अगला तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स की। किसके बारे में बात करेंगे भाई, न्यूक्लियर फोर्स की। फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नो, फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, दादा समझ में। ठीक है भाई, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लागू होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लागू होता है लगभग 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। क्या होता है भाई, 10 टू पावर माइनस 15 मीटर तक ही लागू होता है। कितना भाई, 10 टू पावर माइनस 15 मीटर, ये इसकी रेंज होती है। फिर बात करें कि इसकी स्ट्रेंथ की, तो 10 टू पावर 39, उसकी कितनी बताई थी मैंने, 37। ये जो फोर्स होता है स्ट्रोंगेस्ट होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होता है, सबसे स्ट्रोंग फोर्स होता है। ठीक है भाई, फिर चौथे फोर्स के बारे में और बात कर लेते हैं हम यहीं पे, वीक फोर्स जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, वीक फोर्स बोला जाता है। वीक फोर्स देखो ध्यान से, वीक फोर्स क्या हो जाएगा, इसका भी कोई फॉर्मूला अभी तक आया नहीं है, इसका भी कोई फॉर्मूला आया नहीं है भाई, कोई फॉर्मूला इसका आज तक प्राप्त नहीं किया जा सकता। और ये लेस देन 10 टू पावर माइनस 15 तक ही अप्लीकेबल है भाई, लेस देन 10 टू पावर माइनस 15 तक अप्लीकेबल है। चलिए लास्ट डिस्कशन इसका क्या है, इसके स्ट्रेंथ की बात करेंगे। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो 10 टू पावर 24 इसकी स्ट्रेंथ होती है, 10 टू पावर 24 इसकी स्ट्रेंथ होती है हमारे पास किसकी भाई, वीक फोर्स की स्ट्रेंथ हमारे पास यहाँ पे कितनी होगी, 10 टू पावर 24 हो गई। ठीक है भाई, ये आ गई हमारे पास किसकी भाई, न्यूक्लियर फोर्स, कंपैरिजन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज हमारे पास आ चुका है, कंपैरिजन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज। ओके, चलिए अब आगे डिस्कशन करते हैं, या फिर यहीं पे छोड़ दें, एक दूसरी वीडियो शूट कर लेंगे भाई, 3 पार्ट में हमारे पास कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा, फिर आपको भी ये नहीं होगा कि भाई बहुत सारी लंबी वीडियो होगी। ठीक है ना, तो 3 पार्ट्स में हम कूलम्ब्स लॉ को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिएगा मेरे साथ, इसी प्रकार से इसी होश और जोश के साथ हम करेंगे फिजिक्स को समाप्त, खल्लास। ओके, बाय बाय।